वो सुंदर सा शहजादा कौवा आज फिर अपनी घोड़ा गाड़ी पे सवार होके गोरी कवि को लेने के लिए उसके पास आया था। गोरी कवि एक झटके से ही उठ जाती है क्योंकि आज फिर उसने वही सपना देखा था कि एक राजा कौवा घोड़े पे सवार होके उसको लेने आता है। गोरी ने इस सपने को ऐसा सच मान लिया था कि वो हर रिश्ते का इनकार करती थी और उसी कौवे का इंतजार कर रही थी। सुबह हो जाती है। गोरी कवि की माँ मीनो कवि की 3 बेटियां थीं। 2 बेटियों की तो उसने शादी कर दी थी, लेकिन गोरी हर रिश्ते का इनकार कर देती थी। आज सुंदरी कवि और लैला कवि भी अपनी माँ से मिलने के लिए दूसरे जंगल आई हुई थी। मेरी बेटी, मेरी प्यारी गोरी, अब तो जिद न लगा, चल जल्दी से तैयार हो जा, तुझे देखने वाले आ रहे हैं। लड़का बहुत अच्छा है और अच्छा कमा लेता है, ऊंचे घराने से है और शक्ल सूरत का भी अच्छा है। तू उसके साथ खुश रहेगी मेरी बच्ची, मेरी बात मान ले। मैं कब तक तेरे साथ रहूंगी? अगर वो कौवा कहीं पर भी तुझे दिखा होता तो मैं तेरी शादी उसके साथ कर लेती, लेकिन अब वो कौवा सिर्फ तेरे सपनों में ही आता है। कौन जाने कि वो सपना कभी सच होगा भी सही के नहीं। माँ, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, वो सपना मेरा जरूर सच होगा। अगर वो सपना सच ना होना होता तो मुझे बार बार ना आता, एक ही दफा ही आता। मेरा वो सपना हकीकत है, आप देखना वो कौवा जरूर आएगा। गोरी मेरी बच्ची, मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा? तू कब मानेगी मेरी बात? मुझे तेरी बहुत फिक्र है। माँ, आपके लाड प्यार ने ही इसको बिगाड़ रखा है। जबरदस्ती करें ना आप इसके साथ, क्यों इसकी बात मानी चली जा रही है? सपनों की दुनिया नहीं है, ये हकीकत है। मैं आपको बताए देती हूँ कि सुंदरी भी और मैं भी इसको आपके मरने के बाद अपने पास नहीं रखने लगे। तुम दोनों की ऐसी बातों से मुझे बहुत दुख होता है। अभी मैं जिंदा हूँ, अपनी बेटी का अच्छा भला जानती हूँ सब। पता नहीं मुझे किसकी बद्दुआ है कि मेरी संतान में आपस में कोई प्यार ही नहीं है, वरना लोगों की तो संतान को मैं देखती हूँ भाई बहन एक दूसरे पे जान देते हैं। अभी मैं जिंदा हूँ, अपनी बेटी का अच्छा भला जानती हूँ सब। मैं अपनी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कवि घर बैठी होती है कि चाचा छुम छुम उसके पास आते हैं। गोरी बेटा, मेरी बात तुम ध्यान से सुनना और तुम्हें बहुत सब्र करने की जरूरत है। तुम्हारी माँ भोजन लाने के लिए जा रही थी कि रास्ते में एक शिकारी ने उसको तीर चला के मार दिया है। अब वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन तुम्हारी माँ ने ये मकान तुम्हारे नाम लगा दिया था। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो, तुम्हें तुम्हारी बहनें तंग नहीं करेंगी। लेकिन छम छम चाचा, मैं अकेले किस तरह से इस घर में रहूंगी? और मैं अकेले तो कभी नहीं रही, मुझे तो बहुत डर लगेगा। मेरी माँ को क्या हो गया? मेरी माँ कैसे मुझे छोड़ के जा सकती है? मेरी माँ इतनी बेवफाई मेरे साथ नहीं कर सकती चाचा जी। मैं अकेली इस घर में नहीं रह सकती अपनी माँ के बिना। मैं भी अपनी दीदियों के पास चली जाऊंगी दूसरे जंगल। ठीक है मेरी बच्ची, जैसे तुम्हारी इच्छा। अभी तुम कुछ दिन के लिए यहाँ रह लो या फिर आज रात के लिए तुम यहीं पर रह लो। और तुम्हारी दोस्त चिड़िया का घर भी तो पास ही है, तुम उसके पास जाके रह लो। सुबह होते ही तुम दूसरे जंगल अपनी दीदियों के पास चली जाना। फिर गोरी कवि उड़ती हुई अपनी दोस्त पारो चिड़िया के पास आ जाती है। पारो चिड़िया के पास आके वो बैठ जाती है। पारो मेरी बहन, सारे पक्षी मुझे पूछ पाछ के चले गए। अब शाम हो गई है, मैं अकेले कभी भी नहीं रही। क्या मैं आज की रात तुम्हारे पास रह लूं? कल मैं अपनी दीदियों के पास दूसरे जंगल चली जाऊंगी। गौरी आंटी, आप इतनी दुखी ना हो। देखें, मैं और मामा भी तो हमारे पापा के बिना ही रहते हैं। हमारे पापा कब से हमें छोड़ के चले गए, लेकिन हम तो हिम्मत के साथ रहते हैं। आप भी हिम्मत से रहिए, वरना आपको बहुत मुश्किल होगी। हाँ गौरी बहन, कुकू ठीक कह रहा है। तुम एक रात क्या, जितनी भी दिन चाहो मेरे पास रुक सकती हो, लेकिन तुम्हें हिम्मत पकड़नी होगी। अगर तुमने हिम्मत ना पकड़ी तो ये दुनिया बहुत जालिम है। तुम किस तरह से रहोगी इस तरह? अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाती हूँ। चिड़िया, तुम्हारे पास जीने की आस तो है ना? ये तुम्हारा बच्चा कुक्कू, ये तो है ना तुम्हारे पास? मेरे पास तो क्या है? मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। मैं नहीं रहूंगी, आज रात मैं यहाँ रहूंगी, कल मैं अपनी दीदी के पास चली जाऊंगी। बस फिर रात हो जाती है। गोरी कवि वहीं पे चिड़िया के घर में ही सो जाती है। चिड़िया पूरी रात दुखी होके गुजारती है कि गोरी कवि बहुत परेशान है, क्या होगा उसका और क्या उसकी दीदियां उसे स्वीकार करेंगी। सुबह हो जाती है। जैसा कि गोरी कवि ने कहा था, वो सुबह सुबह तुरंत ही अपनी बहनों के लिए चली जाती है। वो दूसरे जंगल को रवाना हो जाती है।
शाम ढले वो जाके अपनी बहन के घर पहुंचती है। तू यहाँ क्यों आई है? माँ ने तो पूरा घर तेरे नाम कर दिया था, फिर यहाँ तो क्या लेने आई है? मैंने माँ से पहले ही कह दिया था कि मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। अब कहाँ गया वो राजा? कहाँ गया तेरे सपनों का शहजादा? कर लेना उससे जाके शादी। हमें इस दिन का पहले से ही पता था, इसीलिए हम माँ को भी समझाते थे। अब मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा ना करो दीदी, मेरे साथ ऐसा ना करो, मैं नहीं रह सकती उस घर में अकेली अकेले। मुझे उस घर में बहुत डर लगता है। मैं एक रात तो चिड़िया के घर में ही सोई हूँ, अब मैं आपके पास आ गई हूँ। दीदी मेरे साथ ऐसा बिल्कुल मत करो, मुझे अपने पास रहने दो। मैं तुम्हारे घर के काम काज भी कर लिया करूंगी, लेकिन मुझे यहीं पर ही रहने दो। देख गौरी, मेरे मुंह ना लग तू। सुंदरी ने भी तो तुझे इनकार कर दिया ना, उसने भी तो तुझे नहीं रहने दिया। मेरे पास क्या लेने आ गई है तू? मेरे पति के आने से पहले पहले ही यहाँ से चली जा। छोटा सा हमारा घर है और मेरे पति इतना ज्यादा कमाते भी नहीं है। ये ना हो कि फिर मेरे घर के ही हालात खराब हो जाए। ऐसा ना कर और तू यहाँ से चली जा। माँ वाले घर में तू रह और जैसी कोई अच्छा कवाल मिले तो अब शादी कर लेना तू। वह मुश्किल रात गुजारने देती है उसकी बहन लैला, और सुबह होते ही गौरी को घर से निकलना पड़ता है। गौरी बेचारी उड़ते उड़ते थक जाती है तो नदी के पास आके बैठ जाती है। उसको प्यास भी बहुत लग रही थी। एक तो माँ के जाने का दुख और दूसरा घर से निकाल देने का दुख। गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वहीं पर एक कौवा गुजर रहा होता है जो अपनी घोड़ा गाड़ी पे जा रहा होता है। जैसे ही वो गौरी को नदी के पास बैठा देखता है तो वो अपनी घोड़ा गाड़ी उसके पास आके रोक देता है। गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। ये तो वही कौवा था जो उसके सपनों में आता था, और वही घोड़ा गाड़ी थी जिसका वो रोज सपना देखती थी। गौरी समझ रही थी कि शायद रात तो रात, अब तो वो दिन को भी सपने देखना शुरू हो गई है। अभी वो यही सोच रही थी कि वो कौवा गौरी के पास आके बैठ जाता है। सुंदर कवि, आप यहाँ अकेली बैठी हैं, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मेरे सपनों की रानी बिल्कुल आपके जैसी है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या 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 आप सच में हैं? क्या ये सपना नहीं है? मैं तो रोज सपने में आपको और आपकी घोड़ा गाड़ी को देखती हूँ। क्या सच में आप आ गए हैं और आप मुझे लेने आए हैं? हाँ बिल्कुल सुंदर कवि, मैं आपको लेने आया हूँ। जैसे आप सपने में मुझे देखती हैं वैसे मेरी भी सपनों की रानी आप ही हैं। तो चलिए हम चल के शादी करते हैं और उसके बाद मेरे घर पे चलते हैं। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। गौरी तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका सपना सच हो जाएगा, लेकिन उसे दुख इस बात का था कि उसकी माँ की जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं हुआ। फिर वो कौवा गौरी को अपनी घोड़ा गाड़ी में बिठा के वहां से ले जाता है। वो दोनों खुशी खुशी अपने घर में चले जाते हैं। उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। मेरी प्यारी पत्नी, आज आप खामोश बैठी हैं, क्या कोई बात है? क्या कुछ बुरा लग गया आपको? मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई मेरी प्यारी पत्नी जी? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे माँ की याद आ रही थी और मैं ये सोच रही थी कि मेरा तो कोई भी नहीं था, मैं कितनी तन्हा थी। आप आए और आपने मेरा हाथ थाम लिया। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि अगर सच्चे दिल से किसी से प्यार किया जाए तो वो प्यार आपको इस दुनिया में जरूर मिलता है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप मिले। वो दोनों रोज उस नदी के पास आके बैठ जाया करते थे जिस नदी पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वो नदी तो उनके सपनों की नदी थी। कालू जी, हमारी पहली मुलाकात यहीं हुई थी और मैं रोज सपनों में भी आपको यहीं पर ही आता देखती थी। देखे तो सपना मेरा सच हो गया। अगर मेरी माँ की जिंदगी में सपना सच हुआ होता तो माँ कितनी खुश होती। अगर आपका भी कोई सच सपना हुआ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय। एक जंगल में तरह तरह के पक्षी रहा करते थे, मगर अब वो सभी पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि उस जंगल में अब भोजन की बहुत कमी हो गई थी। एक दिन वो सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। अब इस जंगल में भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों ना हम ये जंगल छोड़ के चले जाएं, यहाँ से किसी दूसरे जंगल में हम चले जाएं। यहाँ से तो हमें कुछ मिलता ही नहीं अब। अरे वाह, ऐसे ही दूसरे जंगल चले जाएं। मैं ये जंगल छोड़ के कहीं नहीं जाने लगा। इतना मुश्किल से तो हमने अपने घर बनाए थे, अब उन घरों को छोड़ के हम दूसरे जंगल चले जाएं। ठीक ही
तो कह रहा है कबूतर, इतना आसान नहीं होता अपने घरों को छोड़ के जाना। ऐसे ही दूसरे जंगल चले जाएं, हम इसी जंगल से ही अलग अलग दिशा में जाकर अपने लिए भोजन की तलाश करेंगे। हाँ तोते भैया की बात बिल्कुल ठीक है, हम अलग अलग दिशा में उड़ते हैं, जिसको भोजन मिल जाए वो दूसरे पक्षियों को बता दे। फिर वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया और कबूतर पहाड़ों वाली दिशा में जाते हैं और वो भोजन की खोज के लिए जल्दी जल्दी उड़ते हैं। तोता पूर्व वाली दिशा में उड़ता है, वो इधर उधर अच्छी तरह से भोजन की खोज करता हुआ उड़े जा रहा था, जबकि कालू कौवा और गोरी कवि सागर वाली दिशा में उड़ते हैं। वो भी भोजन की तलाश में बहुत ही ज्यादा खोज किए हुए उड़ते चले जा रहे थे। आगे से उन्हें एक टैक्सी वाली चिड़िया मिलती है। चिड़िया, हमारी मदद करो, हम भूखे हैं, हमें कहीं से भोजन नहीं मिल रहा। हाँ हाँ चिड़िया बहन, बहुत ही मुसीबत के मारे हैं हम, कई दिन से हमें भोजन नहीं मिला। क्या आप यहाँ पे किसी भोजन वाली जगह को जानती हो? अरे हाँ, आप यहीं से ही सीधा उड़े और जहाँ पर बड़े पेड़ आएंगे उनके पीछे वाली जगह पर बहुत से फलों के पेड़ हैं, वहाँ पर बहुत से फलों के बाग भी हैं, आपको वहाँ से भोजन मिल जाएगा। क्या सच सच कह रही हो तुम चिड़िया बहन? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने तो हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। चलो कालू जी। गोरी और कालू की तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। वो दोनों उड़ते हुए जल्दी से चिड़िया की बताई हुई दिशा को जाने लगते हैं। बड़े पेड़ों के पीछे तो सच में बहुत ज्यादा भोजन था, बहुत से फलों के दरख्त थे। गोरी, ये तो वाकई बहुत ज्यादा भोजन है, क्यों ना हम बाकी पक्षियों को इसके बारे में ना बताएं। हाँ कालू जी, अब हम खाएंगे भोजन तरह तरह का और बाकी पक्षी मरेंगे भूखे। चाचा कबूतर को और उस चिड़िया को भूखा देख के मुझे तो बड़ी ही शांति मिलेगी। बस हम अब इस भोजन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। कालू और गोरी को तो समझ ही नहीं आता था कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। वहाँ तो तरह तरह के फल भी थे और मकाई के सिक्के भी थे। वो दोनों मजे लेके खाना खाते हैं। अरे वाह कालू जी, आज तो मजा ही आ गया खा के। अब ऐसा करते हैं, एक मीठा फल अपने बेटे पप्पू के लिए लेके चलते हैं, और जब चिड़िया और वो कबूतर पूछेंगे तो हम कहेंगे हमें तो कुछ मिला ही नहीं, और ये सारा भोजन होगा सिर्फ हमारा। हाँ, हम रोज इधर आके अपने मजे किया करेंगे और उन सबको हम भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। हा 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 हा। फिर वो दोनों खुशी से और कह के लगाते हुए वहाँ से उड़ जाते हैं। इधर बाकी के पक्षियों को कुछ भी नहीं मिला था। तोता भी अपनी दिशा में जाके बेआस होके वापस जा रहा था, और कबूतर और चिड़िया भी पहाड़ों वाली दिशा से नाकाम लौटे थे। वो भी वापस अपनी जगह पर जा रहे थे। वो सभी पक्षी फिर से वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों, तुम्हें कुछ मिला? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। पूर्व वाली दिशा में तो कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत खोज की लेकिन कुछ भी नहीं मिला मुझे। हम भी पहाड़ों वाली दिशा में अच्छी तरह से खोज करके आ रहे हैं। भोजन नाम की तो जैसे कोई चीज ही नहीं है उधर। अब हमें आज फिर अपने बच्चों को भूखा ही सुलाना पड़ेगा। मुश्किल वक्त के लिए जो भोजन घर में इकट्ठा करके रखा था वो भी खत्म हो गया है। मेरा कुकू भी कल से भूखा है, आज फिर भूखा ही सोएगा। वो सभी पक्षी इसी तरह से ही बातें कर रहे होते हैं कि कालू कौवा और गोरी कवि भी उन पक्षियों के पास आके बैठ जाते हैं। अरे कबूतर, तुम सुनाओ, क्या पहाड़ों वाली दिशा में कुछ मिला तुम लोगों को? हमें तो कुछ भी नहीं मिला वहाँ से। नहीं कालू भैया और गौरी बहन, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। पूरा दिन उड़ उड़ के हम थक गए लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। वैसे कालू और गोरी, बुरा ना मनाना, तुम दोनों की शक्ल देख के तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें कुछ नहीं मिला। यूं लगता है अच्छी तरह से ठूस के खाया तुम दोनों ने भोजन। नहीं तो हमने तो कुछ भी नहीं खाया, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। हमने बहुत खोज की लेकिन यकीन मानो हमें कुछ भी नहीं मिला वहाँ से। फिर वो सभी अपने अपने घरों को आ जाते हैं। मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, आप तो आज भोजन लाने गई थी, क्या आज फिर कुछ नहीं मिला? हाँ मेरे प्यारे बेटे, मुझे माफ कर दो, मैं आज भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सकी। मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगता है इस जंगल में तो अब भोजन नाम की कोई चीज ही बाकी नहीं है। कल हम दूसरे जंगल जाएंगे और वहाँ से भोजन ला के मैं अपने बेटे को जरूर दूंगी। कोई बात नहीं मम्मा, मैं तो ऐसे ही सो जाऊंगा, मुझे तो ज्यादा भूख भी नहीं लगी। आप भी सो जाए मम्मा।
अरे पप्पू, ये लो मेरे प्यारे बेटे मीठे मीठे अंगूर, तुम्हें बहुत पसंद है ना, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे अंगूर लेके आया हूँ। लेकिन पप्पू बेटा, किसी भी पक्षी के आगे इस बात का जिक्र ना करना कि मम्मा और पापा आपके लिए मीठे मीठे फल लेके आए थे। हाँ, ताकि सभी वो मरे भूख से और हम खाएं भोजन। वाह, ये तो बहुत मीठे हैं पापा, आप फिक्र न करें, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। अगली सुबह पक्षी फिर से एक जगह इकट्ठे होते हैं। कालू और गोरी, अच्छा हुआ कि तुम दोनों भी आ गए। हम आज दूसरे जंगल में भोजन की खोज के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस जंगल में तो अब कुछ है ही नहीं। तुम दोनों भी हमारे साथ चलोगे आज। कोई जरूरत नहीं है इसकी, मैं आज अपनी माँ के घर जा रही हूँ, मैं अपने मैके जा रही हूँ और कालू भी मेरे साथ मेरे मैके जाएगा। तुम लोग अकेले ही जाओ दूसरे जंगल। हम सब यहाँ भूख से मर रहे हैं और तुम अपने मैके जाने की बात कर रही हो। तो मिट्ठू, तुम क्यों इतना जल रहे हो मेरे मैके जाने से? मैं मैके जाऊं या ना जाऊं, इसमें तुम्हें कौन सी जलन हो रही है? मैं तो जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। बस तो अब ये फैसला हो गया है, हम तुम्हारे साथ दूसरे जंगल में नहीं जाएंगे। आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। जानबूझ के उनसे लड़ाई करके गोरी और कालू वहां से चले जाते हैं। सभी पक्षी हैरान बैठे होते हैं कि उन्होंने झगड़ा क्यों किया कि वहीं पर पप्पू कौवा, जो कि गोरी और कालू का बेटा था, वहां आ जाता है। सभी पक्षियों को बैठा देखकर पप्पू उनके पास आ जाता है। चिड़िया आंटी, मेरी मम्मा और पापा कहाँ गए हैं? पप्पू बेटा, आपकी मम्मी और आपके पापा हमसे झगड़ा करके यहाँ से चले गए हैं। हमें नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन हमसे झगड़ के गए हैं। चिड़िया आंटी, आपको पता है कल मेरी मम्मा और मेरे पापा मेरे लिए बहुत ही मीठे फल लेके आए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि किसी को भी ना बताऊं, सिर्फ हम ही खाएंगे ये फल। पप्पू, क्या सच में तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए फल लेके आए थे? तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं लग रही? क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ चाचा कबूतर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कल मेरे लिए मीठे मीठे अंगूर लेके आए थे मम्मी और पापा, और आप किसी के आगे भी बात ना करना, वरना मम्मा पापा मुझे मारेंगे। अच्छा, तो अब सारी कहानी समझ में आ गई है। चलो साथियों, हम उनका पीछा करते हैं। फिर वो सभी पक्षी तेजी के साथ उड़ते हुए कालू कौवा और गोरी कवि के पीछे जाते हैं और वो वहीं चले जाते हैं जहां पर बैठ के वो मजे से फल खा रहे थे। सभी पक्षियों को अपने पीछे बैठा देख के गोरी कवि और कालू कौवा एकदम से चौंक जाते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था? वो दोनों तो रंगे हाथों पकड़े गए थे। अब उनके पास कोई बहाना भी नहीं था। अगर तुम दोनों इस तरह की हरकत ना करते, हम सब मिलकर ये भोजन खाते, तो इस भोजन ने खत्म नहीं हो जाना था। मिल बांट के खाने से भोजन हमेशा बढ़ता है, खत्म नहीं होता। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम दोनों बहुत बुरे पक्षी हो। हमें माफ कर दो। हम ये समझ रहे थे कि अगर तुम सबको भी यहाँ का पता चल गया तो भोजन जल्दी खत्म हो जाएगा। मिल बांट के खाने से कभी भी भोजन जल्दी खत्म नहीं होता, बल्कि उसमें बरकत पड़ती है और वो बढ़ता है पहले से भी ज्यादा। फिर सभी पक्षी अपने अपने पसंद के फल तोड़ के खाने लगते हैं और कालू और गोरी बहुत शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि वो पूरे जंगल में अब किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे थे।